आप सभी को नमस्कार। आप सभी के सामने आपका यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार के अंतर्गत एक नया टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपसे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, कैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ये सारी चर्चा हमने आपसे की। अब हम उसी को बढ़ाते हुए अब आपसे ये चर्चा करेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म कैसे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करती है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सरल भाषा में हम आपसे बात करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे। और इस चैनल को आप सभी लोग, खासकर आर्थिक विषयों से जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी आपसे तमाम टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे, अभी हम आपसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आर्थिक विषयों के साथ साथ सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब आप देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की स्थिति। जैसा कि हमने आपसे पहले चर्चा किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अब कोई फर्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, तो आप ये देखिए, कब कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके विस्तार और संकुचन की कोई प्रवृत्ति ना बची हो, अर्थात उसका जो एक्शन रिएक्शन है, जो उसकी कार्यशैली है, जो उसका क्रय विक्रय की दशा है, उसकी एक अभीष्ट स्थिति उसको मिल जाए तो निश्चित रूप से वो संतुलन को प्राप्त कर जाएगी। भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वह बाजार है जहाँ पर फर्मों की संख्या अनंत मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में है, क्रेता विक्रेता भी बहुत अधिक मात्रा में है, कीमत दिया गया है, कीमत डिसाइड है, कीमत फिक्स है, और इस उस कीमत पर जब फर्म अपने लाभ को अधिकतम कर रही होगी तो निश्चित रूप से वो संतुलन में होगी। और जब संतुलन में होगी, उसका फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो निश्चित रूप से वह ऑप्टिमम कंडीशन में होगी, अनुकूलतम अवस्था में होगी, और वहाँ पर वह उसी स्टेज में वह आगे अपना कंटिन्यू करेगी, अपना कार्य करती रहेगी। अब आप ये देखिए, संस्थिति ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं यहाँ पे। नंबर एक, आपसे बात होगी कुल आय और कुल लागत विधि, और दूसरी आपसे बात होगी सीमांत आय सीमांत लागत, अर्थात टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट मेथड्स क्या है, एंड सेकेंड जो मेथड है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट का मेथड क्या है। तो इसके बारे में हम आपको विस्तृत आपसे बात कर रहे हैं, आप ध्यान से समझें। अब देखिए, पहली जो विधि है बच्चों, कुल आय और कुल लागत विधि, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ताकि आपको भविष्य में फिर दोबारा भूलने की स्थिति ना आए। देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने आपसे कल चर्चा किया था कि कीमत एक समान होगा। इसके पहले लेक्चर में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे दूंगा, उस लिंक को दोबारा आप देख लीजिए अगर आपसे छूट गया होगा, तो आप ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से कोई फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे कोई फर्म संतुलन में होती है, और उस संतुलन की अवस्था में बच्चों जो उसकी मुख्य विशेषता है कि कीमत फिक्स है। और जब ये ध्यान रख लीजिए, किसी भी बाज़ार में अगर कीमत फिक्स होगी तो ये क्लियर हो जाएगा, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से जो टोटल रेवेन्यू वक्र होगा वो 45 डिग्री पर होगा, स्ट्रेट लाइन। इसको याद कर लीजिएगा, तमाम परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि अगर प्राइस फिक्स है तो टोटल रेवेन्यू का शेप कैसा होगा। वो देखिए, मूल बिंदु से 45 डिग्री पर सीधी रेखा, क्योंकि इसकी मान्यता ही है, इसकी एजम्पशन ही है कि जब प्राइस फिक्स होगा तो जिस रेशियो में क्वांटिटी सेल होगी, उसी रेशियो में टोटल रेवेन्यू उसी अनुपात में इंक्रीज़ करेगा। इसीलिए जो TR वक्र है, देखिए मूल बिंदु से निकलती हुई सीधी रेखा वक्र है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये TR वक्र है, ये सीधी रेखा के रूप में। तो आप इसको समझ लें कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में चूँकि कीमत स्थिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में
मूल बिंदु से निकलती हुई सीधी रेखा टी आर वक्र होगी। और टी सी वक्र जो टोटल कास्ट है, देखिए उल्टे एस शेप है, जो जैसा उसका नॉर्मल शेप होता है वैसा ही टी सी वक्र यहाँ पर आपके सामने है। और आप ये देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि लाभ कैसे ज्ञात करेंगे। फर्म टी आर और टी सी मेथड से अपना प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेगी। देखिए फार्मूला यहाँ पे दिया है, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टोटल रेवेन्यू से आप टी सी निकाल दीजिए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यह प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, यह प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, यह प्रॉफिट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब आपको देखना है कि प्लस में कब होगा, जीरो कब होगा, ये बहुत ही ध्यान से आप समझिए। प्लस तब देखिए, जीरो जब होगा जब टी आर और टी सी दोनों बराबर हो, अर्थात बिक्री की वह इकाई क्वांटिटी जो सेल है बच्चों, Q1 Q2 ये जो सेल है, इसकी वह यूनिट जहाँ पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट बोथ इज इक्वल, दोनों सेम होंगे, अर्थात फर्मों की बिक्री से जो कुल आय मिल रही है वो फर्म की लागत के बराबर है टोटल कास्ट के, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट जीरो होगी। और सपोज दैट टोटल कास्ट ज़्यादा है, सपोज दैट टोटल कास्ट अधिक है, तो निश्चित रूप से फर्म को लॉस होगा। देखिए प्रोड्यूसर आर सफ़र लॉस अगर टीसी ज़्यादा है, और अगर टीआर ज़्यादा है टीसी कम है, तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन टीआर ग्रेटर देन टीसी, तो प्रोड्यूसर अर्न प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। तो ये कंडीशन तीनों हैं, टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर ग्रेटर देन टीसी एंड टीआर लेस देन टीसी। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये समझ लीजिए किसी भी फर्म का प्रॉफिट तभी अधिकतम होगा बच्चों जब इसका फार्मूला है, ये समझ लें, टी आर माइनस टी सी का जो अंतराल होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। जो ये गैप होगा, जो ये अंतराल होगा बच्चों, ये सबसे अधिकतम हो, अर्थात एक ऐसी क्वांटिटी सेल हो जहाँ पर टी आर एंड टी सी का अंतराल, अर्थात जो गैप है, जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, वो सब सर्वाधिक हो। और दूसरी जो शर्त है, पहली शर्त है टी आर माइनस टी सी का गैप मैक्सिमम हो, एंड दूसरी कंडीशन है बच्चों टी आर का स्लोप टी सी के स्लोप के इक्वल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो स्लोप है टी आर का स्लोप टी सी के स्लोप के बराबर होना चाहिए। अब ज़रा समझिए कि ये स्लोप क्या है। यहाँ देखिए, सपोज दैट ये टी सी वक्र है आपके सामने, ये टी सी वक्र ऊपर की ओर जा रही है सपोज दैट, और टी आर वक्र जो आप 45 अंश पर ड्रॉ किए हैं पहले से ही। अब आप ये देखिए, इस पर एक स्लोप बनाएंगे, एक सपोज दैट स्लोप आपने बनाया, ये स्लोप बन गई, और इस स्लोप का नाम मान लीजिए आपने कुछ रख दिया एम एन। क्या रख दिया? एम एन। और दूसरा स्लोप आपने टी आर पर बनाया, क्योंकि टी आर पर जो स्लोप बनाएंगे वो टी आर पर ही रहेगी, क्योंकि वो सीधी रेखा है, उसका स्लोप उसी पर आएगी। मान लीजिए आपने पहला जो स्लोप टी सी को टच की वो सपोज दैट ई बिंदु पर, और दूसरा जो टी आर पर टच किया, मान लीजिए कोई बिंदु आपने मान लिया एच बिंदु, तो आप ये देखिए एच और ई बिंदु पर जो स्लोप है वो टी आर और टी सी के बराबर है। यही शर्त, यही कंडीशन आपको याद रखनी है कि टी आर का स्लोप इक्वल टू टी सी का स्लोप। पहली कंडीशन टी आर माइनस टी सी का गैप मैक्सिमम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है टी आर एंड टी सी का जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए। इसीलिए ये कंपटीशन में आपसे पूछे जाएंगे और आप इसको ध्यान से समझें। और दूसरी चीज़ें हम इसको अलग तरह से भी बच्चों आपको समझा सकते हैं कि ये जो स्लोप आपने बनाया, ये तो ठीक है, आपने स्लोप बना दिया, स्लोप से चेक कर लिया कि दोनों जो का गैप
क्यू बिंदु पर सर्वाधिक है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं D/DQ ऑफ, इसको सपोज दैट आप लिख सकते हैं D/DQ ऑफ TR इक्वल टू 0, है ना। या आप, इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू का जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए, अर्थात MR 0 होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप TR की जगह TC कर दीजिए तो D/DQ ऑफ TC इक्वल टू 0, अर्थात इसको MC कहेंगे। जैसे टोटल कास्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो MC आ जाएगा, आप इसको MC लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि MR इक्वल टू MC। चाहे आप कहिए दोनों के स्लोप बराबर हों, आप या कहिए MR बराबर MC बराबर हो। अब आप इसको समझें ज़रा, इस डायग्राम के अंतर्गत काफ़ी मैंने इसकी टर्मिनोलॉजी आपको समझा दिया। अब आप देखिए ए बिंदु पर TR और TC एक दूसरे को काट रहे हैं। शुरू में TC ज़्यादा है बच्चों, शुरू में TR अधिक है, TC कम है। प्रारंभ जब होती है तो प्रारंभिक अवस्था में TR कम और TC अधिक, क्योंकि शुरुआत है, बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही, फर्म को लॉस, लेकिन इस उम्मीद में कि आगे प्रॉफिट होगी, वो बाज़ार में बनी हुई है। ए बिंदु पर जाके वो 0 हो गया, उसका जो लॉस होगा 0 हो गया। और ए बिंदु के बाद उसकी बिक्री भी बढ़ने लगी। देखिए अब TC थोड़ी सी TR की अपेक्षा TC कम हो गई, अब यहाँ पे उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा और एक ऐसी अवस्था आ गई क्यू बिंदु पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। ये वाला पॉइंट, ये गैप, जितना गैप है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। और फिर उसने आगे और बिक्री बढ़ाई तो सी बिंदु पर जा कर के उसका प्रॉफिट 0 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए बिंदु है और सी बिंदु है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, अर्थात जहाँ पे ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, 0 कंडीशन है, अर्थात फर्म बाज़ार में बनी रहेगी। लेकिन क्यू बिंदु की बिक्री पर फर्म का लाभ सर्वाधिक है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ये अभी तक आपने समझा कि TR और TC मेथड से हम कैसे प्रॉफिट को देखते हैं, कैसे फर्म संतुलन में होती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आपको ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ग्राफ आप समझिए, सीमांत आय सीमांत लागत विधि, दूसरा मेथड, फर्म कैसे हम संतुलन को प्राप्त करें। बहुत ही सिंपल है। दूसरा मेथड है, आराम आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, MR इक्वल टू MC, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ये दोनों शर्त अगर आपको याद हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या, इसका संतुलन निकालने में कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। अर्थात पहली शर्त क्या है, MR इक्वल टू MC होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, MC का स्लोप MR के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए। नाउ यू कैन चेक, हमने 3 डायग्राम आपके सामने रखा है, इन तीनों में आपको चेक करेंगे कि कैसे ये आप फर्म कंडीशन में प्राप्त कर रही है। आइए पहला ग्राफ देखिए। पहले ग्राफ में अब हम आपसे बात करेंगे, पहला ग्राफ में आप देखिए MR वक्र है ना। पहले वक्र में देखिए MR वक्र सीधी रेखा है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि प्राइस कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्राइस फिक्स है, तो निश्चित रूप से AR और MR ये बराबर होंगी। और पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाज़ार है जहाँ पे डिमांड भी उसके इक्वल होती है, अर्थात 4 चीज़ें बराबर होगी। ये आप नोट कर लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार वह बाज़ार है जहाँ पर कीमत स्थिर होती है। एवरेज रेवेन्यू, जो कि प्रति इकाई बिक्री से मिलने वाली आय है, तो जो प्राइस है वही AR होगा। MR
पर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली है, तो जो AR होगी, जो प्राइस होगी पर एक्स्ट्रा यूनिट से वही कीमत मिलने वाली है। और डिमांड जो कंज्यूमर्स की है तो सेम है, चारों बराबर है, इसलिए P इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू D आप लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। अब आप समझिए ज़रा, अब आप देखिए इस पहले वाले डायग्राम में, पहला वाला डायग्राम मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब पहले वाले डायग्राम में आप देखिए MR आधार अक्ष के पैरेलल, इसको आप AR भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा AR बराबर DB आप लिख सकते हैं। लिख लिया होगा आपने। देखिए AC आपकी U शेप है, जो उसका नॉर्मल शेप है, MC भी U शेप है, और दोनों एक दूसरे को मान लीजिए E बिंदु पर काट रहे हैं। ये आपने कर लिया। तो ये वाली कंडीशन जो है E बिंदु पर AC, MC और MR एक दूसरे काट रहे हैं और AC भी उसी के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन? सामान्य अवस्था, जहाँ पर कीमत कितनी मिल रही है, कीमत प्राइस जो है वो AC के बराबर है E बिंदु पर। देखिए OP मान लीजिए ये 15 रुपये पर यूनिट प्राइस डिसाइड हुई और AC भी उतना ही है, क्योंकि AC जो है उसी बिंदु पर मान लीजिए E बिंदु है उसी पर टच कर रहा है, तो निश्चित रूप से यू कैन राइट प्राइस इक्वल टू AC, अर्थात इक्विलिब्रियम में कीमत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर हैं, तो निश्चित रूप से संतुलन है, नॉर्मल प्रॉफिट है, शॉर्ट रन है। और दूसरी कंडीशन जरा देखिए, वह स्थिति जहाँ पे कीमत डिसाइड है, सपोर्ट द 20 रुपीज, या मान लीजिए OP1 हम लिख सकते हैं, ये डिटरमिन प्राइस है, और MR आधार अक्ष के बराबर है, पहले ही आपने पढ़ लिया है। AC वक्र देखिए U शेप है और MC वक्र उसके मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ निकल रहा है। संतुलन कहाँ पे है? संतुलन देखिए ये वाला पॉइंट है, सपोज दैट E पॉइंट, ये संतुलन। अब इसी संतुलन से एक आप लंब डालेंगे जहाँ पे बिक्री मिल जाएगी, मान लीजिए Q2 है, इसका नाम हमने Q2। अब इसी AC से एक लंब डालेंगे तो आपको लागत मिल गई, और यहाँ से आप लंब डालेंगे तो ये आपको प्राइस आ गई। इसका मतलब ये आपकी प्रॉफिट है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में चूँकि शॉर्ट रन है, अल्पकाल में लागत में वो कोई चेंज नहीं कर सकता, प्राइस में भी वो कोई चेंज नहीं कर सकता, फर्म को जो कीमत मिल रही है वो उसकी लागत की तुलना में ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उसको प्रॉफिट होगी। और ये प्रॉफिट, ये पूरा बॉक्स जो आयत हमने बनाया, ये आप इसका नाम दे सकते हैं, ये प्रॉफिट पूरी पूरी उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये शॉर्ट रन पीरियड में है। अब आप देखिए शॉर्ट रन पीरियड में तीसरी भी कंडीशन उसको देखने को मिल सकती है, थर्ड, जहाँ पे देखिए प्राइस ये है फिक्स, हमने पहले क्या प्राइस फिक्स है। AC बच्चों ये है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम है, फिर आपको कहीं और लेक्चर में मिलेगा भी नहीं समझने में, किताब में भी आपको बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, चाहे तो इस लेक्चर को 2 बार में देखिएगा। संतुलन है जहाँ पर AC, जहाँ पर MC देखिए MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है, ये संतुलन मिल गया। ये संतुलन मान लीजिए H बिंदु है, और इस संतुलन से आपने ऊपर लंब डाला तो AC मिल गई, ये AC एवरेज कास्ट, प्राइस ये है। तो देखिए AC ग्रेटर देन प्राइस, AC इतना आया और प्राइस इतना आया, है ना, AC इज ग्रेटर देन प्राइस, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कंडीशन तो यहाँ पर लॉस की है, फर्म को तो नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, देखिए ये वाला पोजीशन नुकसान हो रहा है, लॉस है, समझ में आया। तो ये फर्म लॉस की कंडीशन में, और ABC देखिए जो ABC वक्र है वो भी यहाँ पर उसको टच कर रही है, इसका मतलब ये जो लागत है वो इतना ये वहन करेगी, अभी वो बिक्री कर रही है, क्योंकि ABC जो परिवर्तनीय लागत है वो उसको बाज़ार में मिल रही है, परिवर्तनीय जैसे मजदूर लगाया होगा, रॉ मटेरियल लगाया होगा,
तो उसकी जो लागत है वो उस प्राइस पर उसको रिसीव हो रही है, इसलिए वो बिक्री जारी रखेगा, हानि में भी बिक्री करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में, हानि में, लॉसी कंडीशन में कोई फर्म कब तक बिक्री करेगी, तो आपका उत्तर ये होगा कि जब तक फर्म को एवरेज वेरिएबल कास्ट प्राइस पर मिल रहा होगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ इट। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी फर्म शॉर्ट पीरियड में हानि में कब तक काम करेगी, आपका उत्तर ये होगा कि जब तक उस पीरियड में उसकी एवरेज वेरिएबल कास्ट मिल रही होगी। अगर सपोज दैट एवरेज वेरिएबल कास्ट अभी ये नीचे आ जाए, जस्ट खिसक के सपोज दैट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको एक तो वो फिक्स कास्ट को तो वहन कर ही रहा है, वेरिएबल भी वहन करना पड़ेगा। इसलिए अगर जैसे ही एवीसी नीचे आई तो निश्चित रूप से उसको हानि, देखिए इतनी ज़्यादा, जस्ट इतनी हानि हो जाएगी, वो नहीं काम करेगा, रोक देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये शट डाउन पॉइंट है, मतलब अगर इसके नीचे जाने की संभावना होगी तो निश्चित रूप से फर्म को वो रोक देगा, बिक्री करना रोक देगा, जिसे आप तालाबंदी बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये आपने 3 कंडीशन पढ़ी, हानि, प्रॉफिट, नॉर्मल कंडीशन। अब दीर्घकाल में क्या स्थिति आएगी, दीर्घकाल में कैसे वो बिक्री करेगा। तो देखिए, दीर्घकाल एक ऐसा बाज़ार है जो कि शॉर्ट पीरियड में तो फर्म की एंट्री नहीं हो पाती ना, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो एंट्री कर ही नहीं पाएगी, इसलिए प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन लॉन्ग पीरियड में फर्मों का आवागमन, पोर्ट प्रतियोगिता हमने इसके पिछले लेक्चर में आपसे बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं अगर आपसे छूट गया पढ़ने में। तो दीर्घकाल में फर्म की एंट्री और एग्जिट दोनों जारी रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। इसलिए अगर प्रॉफिट होती है तो बहुत सारी फर्में उस प्रॉफिट को देखकर और एंट्री कर जाएंगी, तो जैसे ही एंट्री करेंगी तो फर्म की जो लाभ होगी, जो प्रॉफिट होगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा। अगर घाटा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो बच्चों फर्में बाहर छोड़ के चली जाएंगी बाजार, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है। और जब शॉर्ट पीरियड में, अगर लॉन्ग पीरियड में अगर घाटा है, नुकसान है, लॉस है, तो वो फर्म आउट करेंगी, एग्जिट करेंगी, और एग्जिट करेंगे धीरे धीरे घाटा जो है वो लॉस होगा, वो कम होगा। तो निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था आ जाएगी फर्म के सामने कि जो LMC है, इसको आप LMC कर सकते हैं, ये इसको आप LAC कर सकते हैं। ये देखिए प्राइस चूँकि डिसाइड है, तो यहाँ पे देखिए AC वक्र और MC वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये देखिए। तो आप इसको बिंदु का नाम रख सकते हैं ई बिंदु। ई बिंदु पर नॉर्मल प्रॉफिट है, ना तो उसको घाटा है ना तो उसको प्रॉफिट है, एक ऐसी अवस्था है कि वो काम करती रहेगी। तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी इस चैप्टर में। पिछला लेक्चर अगर आपका छूट गया है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप ज़रूर देखें, और इस चैनल को मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को शेयर करें। अर्थशास्त्र के बच्चों को, आर्थिक विषयों के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको भी शेयर करें, ताकि हम आपको आगे और अच्छे से और बेहतर लेक्चर आपको प्रदान कर सकें। तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। जो भी आपको और दिक्कत आ रही होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे अपना मोबाइल नंबर भेज करके या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9453770341। आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मित्रों। निश्चित रूप से आप इस चैप्टर को पढ़िए, और जहाँ कहीं दिक्कत होगी मुझसे संपर्क करें।